हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों की पता है कि अपन कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, जो भी पीवाईक्यूज है, रीट मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, अपन उनको क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उन पेपर्स को अपन सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू रख के अपन लेके आए हैं। आज क्या लेके आए हैं, कौन सा पेपर लेके आए हैं अपन? आज लेके आए हैं अपन 2012 का जो पेपर है। क्या लेके आए हैं? 2012 का 2012 का जो रीट का पेपर है, उसका क्या लेके आए हैं अपन? पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन है, जो किसके अंडर है? जो अपनी आंसर की है उसके आधार पे इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या करके लिए आए हैं अपन लेके आए हैं इसको, जो अपनी आंसर की है। क्या है? अपनी आंसर की है, उसके बेस पे इस क्वेश्चन पेपर को अपन ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन कंटिन्यूअसली पेपर का सॉल्यूशन करते आ रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या करेंगे अपन, इस पेपर को भी पूरा विथ सॉल्यूशन, क्या करेंगे, विथ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देन आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन को नहीं देखा है, उन वाली क्लासेस को आपने नहीं देखा है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके उनको सॉल्व करें। देन आप भी एनालिसिस करें कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। अब देखो, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो अपना पेपर होता है, अब देखो मेंस का पेपर होगा, जो अपना पेपर होता है उसमें क्या रहता है, 30 क्वेश्चंस रहते हैं। क्या रहते हैं? 30 क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखो इसमें क्या रहता है, इसमें बायो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री तीनों पोर्शन आएंगे। इसमें से देखो 8 से 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, 8 से 10 या 12 क्वेश्चन मान लो आप, पूरे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? सारे क्या होंगे, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। देन उसके बाद देखो, जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं, बाकी जो 12 से 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके, वो वाले क्या रहेंगे, वो वाले रहते हैं देखो, जो पूरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बेसिक नहीं होते, वो कहाँ से आते हैं, वो बहुत डीप स्टडी। देखो अपन, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं 8 से 12 क्वेश्चन क्यों होते हैं? अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो अपन 6 से 8 तक की जो साइंस है ना, उसको पढ़ के क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये 12 से 30 तक के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इनको अपन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 11th 12th 9th 10th, इसको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, डीप स्टडी। अब जैसे क्वेश्चन पेपर अपन ने सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने ये अंदाज़ा लगाया ही होगा कि जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि अपन उनको आराम से कर सकते हैं, उनको देखते ही अपन को पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होता है, थोड़े से डीप होते हैं, थोड़े से एडवांस होते हैं, जो किससे आते हैं, वो 11th और 12th की साइंस जो होती है ना, उससे आते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन कौन सा क्वेश्चन पेपर है आज का? अपना क्वेश्चन पेपर रहेगा 2012 का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज देखो, आज ये अपना जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रोसिस रूट इज, रेशेदार मूल का, क्या पूछा है इसमें, रेशेदार मूल का उदाहरण क्या है। यानी कि जो रेशेदार मूल होती है, इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण देखो क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली करते हैं अपन। रेशेदार जो मूल रहती है, उसका अपन को क्या पूछा है, उसका अपन को पूछा है उदाहरण पूछा है। तो जिसका उदाहरण देखो क्या रहेगा, मस्टर्ड, चना, मक्का, अब गाजर। अब देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है। ठीक है, अब देखो इनमें से क्या है, अपन को ऑप्शंस क्या दिए, सरसों, चना, मक्का, गाजर। इसमें से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मक्का। अब क्यों होगा, देखो मक्के का जो प्लांट होता है, मक्के का जो प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जो प्राइमरी रूट्स पाई जाती हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, क्या होती हैं, प्राइमरी रूट्स होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, ये डिग्रेड हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या होगा, इसके स्थान पर क्या आएंगी, इसके स्थान पर क्या आएंगी, इसके स्थान पर रेशेदार रूट्स आएंगी। क्या आएंगी इसके स्थान पर, जो रेशेदार रूट्स है ना, वो आएंगी। क्या आ जाएंगी, एक रेसे जैसी रूट्स होती हैं, वो आ जाएंगी।
रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ आ जाएगी, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, जड़। उनका एक नाम और होता है। अब वो किस में पाई जाती हैं, मक्का में पाई जाती हैं। और मक्का देखो क्या है, अब देखो सरसों क्या है, डाइकोट है। सरसों क्या है, डाइकोट है। चना क्या है, डाइकोट है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ मक्का क्या है, मोनोकोट है। अब डाइकोट क्या है, मोनोकोट क्या है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। गाजर क्या है, डाइकोट है। तो इसमें से सीधा आंसर क्या हो गया, मक्का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो रूट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देन उसके बाद क्या आती है, ये जो आती है रेशेदार रूट्स आती हैं, जो किस में आएंगी, मक्का में आएंगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रेशेदार मूल या जड़। ठीक है, देन चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण। अब जैसे मैं आपको कंटिन्यूअसली हर सीरीज में बताती आ रही हूँ कि डिजीज से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। डिजीज से क्या है, 2 क्वेश्चन आपके 101% क्या है, पक्के हैं, आएंगे ही आएंगे। अब देखो इसमें क्या पूछा है, यानी कि जो कॉलेरा है, हैजा है, वो किससे कॉज होता है, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है, यानी कि किसकी वजह से हैजा कॉज हो रहा है या हो रहा है। उसके बाद देखो कैलोस्ट्रीडियम टिटनेसी, उसके बाद माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वीनियो कॉलेरी। अब इसमें देखो कैलोस्ट्रीडियम टिटेसी से क्या होता है, इससे होता है टिटनेस, इससे क्या होता है, टिटनेस। देन उसके बाद है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे क्या होगा, टीबी होगा, इससे क्या होगा, टीबी होगा। एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होगा, इससे होगा लेप्रेसी, इससे क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपन कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं अपन, कुष्ठ रोग। अगर आपने पहले वाले PYQs देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो भी नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे इन्हीं 4-5 जो डिजीज हैं, गिनी चुनी यही डिजीज हैं जिनके चारों तरफ या इर्द गिर्द ये क्वेश्चन घूम रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि अब इन तीनों से तो हो नहीं रहा, मैंने बता दिया कि इनसे कौन कौन सा रोग हो रहा है। देन उसके बाद क्या बचा, सिर्फ ये बचा, वीनियो कॉलेरा। अब देखो इसमें ये वीनियो नहीं है, ये होगा विब्रियो। क्या होगा, विब्रियो कॉलेरा। क्या होगा, विब्रियो कॉलेरा, जिसमें क्या रहता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम या उत्सर्जी जो अंग होता है, जो भी आपका जो हैजा होता है उसमें क्या रहता है, वाटर का लॉस होता है, जो भी अपन खाते हैं वो भी अपने शरीर में नहीं रुकता है, तो इससे क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है, जिससे उल्टी दस्त वो चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है अपना, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। अब देखो शाकाहारी कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएगा, पेड़ पत्ती, पेड़ पौधे, क्या खाएगा, शाकाहारी कौन होगा, जो पूरा शाकाहारी फूड कंज्यूम करेगा। देन उसके बाद मांसाहारी क्या होगा, जो शाकाहारी शाकाहारी चीजें भी खाता है लेकिन उसके साथ क्या खाएगा, वो मांसाहारी चीजें भी खाएगा। ठीक है, परभक्षी क्या होता है, जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है या दूसरे का शिकार करके उसको खाता है, तो वो क्या होता है, परभक्षी। लेकिन जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को, अब देखो मांसाहारी कौन होगा, जो मांस खाएगा, शाकाहारी कौन होगा, जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाएगा, और सर्वहारी क्या होगा, जो पेड़ पौधों को तथा जंतुओं को दोनों को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो वो कौन होगा, सर्वहारी होगा। ठीक है, और परभक्षी क्या होता है, जो दूसरे जंतुओं को शिकार बना के उनको मार के खाता है। ठीक है, वो क्या हो गया, परभक्षी हो गया, प्रीडेटर हो गया। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। अब जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया से, वायरस से, डिजीज वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता है, तो वैसे ही वायरस से, बैक्टीरिया से, पर्टिकुलरली जो 4-5 नाम दिए गए हैं इसमें कंटिन्यूअसली उन्हीं से क्या हो रहा है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, उन्हीं से लगातार क्या हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तो उसमें से भी देखो एक क्वेश्चन आया है विषाणु से। अब इसमें देखो अपन ने जो कल वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें क्या पूछा था, कि कौन सी औषधि है जो जीवाणु से प्राप्त होती है, या कौन सा इनमें से जीवाणु है जो अपने लिए क्या है, हेल्पफुल है, लाभदायक है, तो उसमें कौन सा था, उसमें जो ये
पेनिसिलिन था, ये भी दिया गया था, लेकिन ये क्या नहीं था, अपन को क्या पूछा था, बैक्टीरिया का पूछा था। तो लेकिन पेनिसिलिन क्या नहीं है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया नहीं है, तो ये क्या है, कवक है। क्या है ये, कवक है। लेकिन अपन को किसका पूछा था उस क्वेश्चन में, अपन को पूछा था बैक्टीरिया का, तो अपन ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है। जैसे इसमें अपन को पूछा है कि मेंढक के जो लार्वा होता है उसका वयस्क में रूपांतरण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कायांतरण बोलते हैं, ठीक है। अब जो कायांतरण का रूपांतरण होता है, कायांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसका नियमन किससे होता है, वो किस हार्मोन की प्रेजेंस में कायांतरण चलता है या परफॉर्म होता है, तो वो किसकी वजह से होगा, वो होगा थायरोक्सिन हार्मोन। वो किसकी वजह से होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होगा, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन, यानी कि जो समुद्र है उसके जो तलहटी होती है उसमें जो चीजें जमा हो जाती है, जो ईंधन अपन को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं क्लेथरेट। उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लेथरेट, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब सेम ऐसा क्वेश्चन ही अपन ने क्या किया था, कल भी परफॉर्म किया था। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 50 की जगह क्या था, 50 की जगह था सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री। लेकिन सेम क्या था, सेम का सेम ये वाला क्वेश्चन था। तो अब ये बताओ कि जो अपना टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल एंगल क्या होता है, टोटल एंगल होता है 360, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन 360 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या आ जाएगा। अब ये देखो इसमें क्या पूछा है, 60 नहीं, इसमें पूछा है 50, क्या आएगा 50, 50 की जगह आएगा। फिर इसमें कितना आएगा, इसका इसका 7 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो इसमें क्या रहेगा 7.2 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा इसमें 7.2 रहेगा। तो इसको अपन क्या मानेंगे, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे अपन 8 से, 8 मानेंगे इसको। 8 से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे 1, 1 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। तो 7 का क्या रहेगा फिर, डी ऑप्शन क्या रहेगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। अब ये देखो कि सबसे पहले तो ये देखो कि 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है, अपन को क्या पूछा है, न्यूटन में पूछा है, तो अपन को क्या बताना है, 27 किलोग्राम का पूछा है, तो एटलीस्ट अपन को क्या पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम होता है वो किसके तुल्य होता है, 1 किलोग्राम तुल्य होता है 9.8 न्यूटन के, ठीक है। अपन को पूछा है क्या, 27 किलोग्राम का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 27 इंटू 9.8, तो इसका आंसर क्या आएगा 264.6 न्यूटन, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के इक्वल होता है, ये वाली आपके डिजिट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉइज इंटेंसिटी ग्रेटर देन इज पेनफुल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो अपन को क्या पूछा है, इससे अधिक प्रबलता का शोर मानव के लिए कष्टदायक होता है, यानी कि कौन सी डेंसिटी है जो मानव सुन सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर उसकी प्रबलता हो गई या डेंसिटी हो गई तो क्या होगा, वो ह्यूमन के लिए सही नहीं होगा। तो वो होता है 18 डेसिबल, यानी कि जो 80 डेसिबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ह्यूमन के लिए कष्टदायी होती है या पेनफुल होती है, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा है देखो, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, संघनन, पिंडन या वाष्पन। वाष्पन क्या होती है, सबसे पहले ध्रुव अवस्था आएगी, ठोस से क्या आएगी, ध्रुव अवस्था आएगी, उसके बाद गैस अवस्था आएगी, यानी कि वो डायरेक्ट तो उसमें चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, डायरेक्ट क्या है, ये गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है, तो इसका आंसर रहेगा ऊर्ध्वपातन। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किस ग्रह को प्राकृतिक उपग्रह नहीं बोला जाता है, किस ग्रह को प्राकृतिक उपग्रह नहीं बोला जाता है, मंगल, मार्स, पृथ्वी, अर्थ, बृहस्पति, जुपिटर या शुक्र, वीनस। जो शुक्र होता है ना उसको क्या बोलते हैं, या उसका क्या है, कोई भी
प्राकृतिक उपग्रह मौजूद नहीं है। और ये क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के क्या है, सबसे नजदीक है। शुक्र क्या है, सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर की खोज किसने करी। अब देखो जितने लेजर ट्रीटमेंट अभी चल रहे हैं तो इसमें क्या पूछा है कि जो लेजर है उसकी खोज किसने करी, तो उसका आंसर क्या होगा, W.K. रोंजन, ग्राफ डे हाउसफील्ड, थियोडर मेमन या अल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखो इसकी जो खोज करी थी ना वो करी थी थियोडोर मेमन। किसने खोज करी थी, थियोडर मेमन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब ये देखो बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है, क्या है ये, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है। अपन क्या कर रहे हैं, इसको 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्या है इसमें, सोडियम है, मरकरी है, सल्फर है या थोरियम है। क्या है इसमें, इसमें है मरकरी। लेकिन मान लो इसमें अपन को क्या पूछा है, धातु पूछा है। अगर मान लो अपन को क्या पूछते, ए धातु पूछते, ए धातु पूछते तो क्या हो जाता, ब्रोमीन। क्या हो जाता, ब्रोमीन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। अब देखो प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक होती है थर्मोप्लास्टिक, क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक। देन दूसरी क्या होती है, थर्मोसेटिंग। अब देखो इन दोनों में चेंज क्या होता है। अब देखो ये जो होती है ये होती है रीयूजेबल, ये क्या होती है, रीयूजेबल। देन दूसरी जो क्या रहेंगी, इनको अपन रीयूज नहीं कर सकते, इनको क्या नहीं कर सकते, अपन रीयूज नहीं कर सकते। अब ये रीयूजेबल कैसे होती है, अब जैसे पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन को क्या कर सकते हैं, अगर वो एक बार खराब हो गई तो अपन उसको रीयूज भी कर सकते हैं। या बहुत सारी प्लास्टिक की, रबड़ की ऐसी चीजें होती हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि जो इनको क्या कर सकते हैं अपन, रीयूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। इनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, रीयूज नहीं कर सकते हैं। इनमें देखो कोई भी ठोस पदार्थ की ऐसी चीज आती है, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास क्या होता है, अगर ग्लास टूट गया वो ठोस में आएगा, तो ग्लास टूट गया तो अपन ग्लास को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही वाली चीज है इसमें। उसके बाद देखो, उसके बाद रहेगा, इसका आंसर बताना है अपन को कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है। अब देखो जो थर्मोप्लास्टिक है उसका उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। इसका क्या हो गया, फर्स्ट तो मैंने क्या बताया आपको, पॉलीथीन हो गया, दूसरा क्या हो गया, पीवीसी हो गया, देन क्या हो गया, पीईटी हो गया। अब देखो इसमें क्या बचा, मेलामाइन, मेलामाइन। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अपन को अभी क्या करना है, जो अपन को ऑप्शंस में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, अपन को क्या करना है, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, कपास का बहुलक क्या होता है। कपास का बहुलक क्या होता है, पॉलीमर ऑफ कॉटन इज सेल्यूलोज, रियोन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि जो अपने कपड़े बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं। अब देखो कॉटन में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब मोस्टली देखो पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा क्या होगा, सेल्यूलोज ही होगा। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है प्लांट्स में, सेल्यूलोज पाया जाता है। रियोन क्या है, रियोन एक सिंथेसाइज्ड पॉलीमर है, सिंथेसाइज्ड पॉलीमर है। ठीक है। देन चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधघर या पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कौन सी गैस प्रभाव करती है या प्रभावित करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो उसमें कौन सी गैस रहेगी। ऑब्वियसली ये भी बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है और अपन ने शायद जितने पेपर करे हैं उनमें अपन ने बहुत बार पढ़ लिया इसको भी। ठीक है, तो क्या है इसमें, CO2 रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। अब देखो परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है, एन कक्षा, एन क्या है, कक्षा की संख्या है।
तो अपन कौन से फॉर्मूले से अपन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये क्या है, 2n स्क्वायर है, तो किससे ज्ञात कर सकते हैं? 2n स्क्वायर से। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रम से 98 है। क्या है ये? क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? 98 है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है? 98 है। द्रव्यमान संख्या क्या है? 251 है। देन इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 98। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन। और अब ये देखो जो अपना द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? अपना जो मास होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे? 251 माइनस 98, तो कितना बचेगा? 153। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 98, 98 एंड 153। क्या रहेगा? 98, 98, क्या रहेगा? 98। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फिल्म एवं नाटक के मंच पर धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप देखो आजकल, पहले तो क्या था, फिल्म में, नाटक में इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता हुआ आप लोग कॉमनली इन चीज़ों को अब तो देख सकते हो। जैसे शादी में बहुत सारे ऐसे रिसेप्शन में फंक्शन होते हैं ऐसे, जिनमें क्या होता है कि ऐसे धुआं सा एकदम बादल जैसी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तो उनमें जो मटके से लगे होते हैं उनमें से क्या निकलता है? उनमें निकलता है लिक्विड नाइट्रोजन। उनमें से क्या निकलेगा? लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत ही ठंडा होता है, -98 इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सड़क बनाने के लिए कौन सा उत्पाद इनमें से काम में लिया जाता है। तो कौन सा उत्पाद इनमें से काम में लिया जाता है? इनमें लिया जाता है बिटुमेन। कौन सा उत्पाद काम में लिया जाता है? इनमें लिया जाता है बिटुमेन। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? अब ये वाली जो परिभाषा है वो किसने दी थी? वो दी थी जेकोबसन। किसने दी थी? जेकोबसन। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। अब इनमें से किसने दी थी ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग की जाती है? वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोग में ली जाती है? तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। योजनाबद्ध अनुदेशन, दल शिक्षण, कंप्यूटर सहायित शिक्षण, या इनमें से सभी? इनमें इनमें देखो सबसे ज्यादा क्या यूज किया जा रहा है? कंप्यूटर, या जो कंप्यूटर असिस्टेंट टीचिंग है। अब जैसे देख लो डिजिटल मार्केट, अब सारी चीजें चल रही हैं, आपकी क्लास किस तरीके से हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? कंप्यूटर का बहुत ही एक बड़ा रोल है, तो वो क्या है, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गयात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा पद गयात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत आएगा प्रत्यक्षी, व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूलन, विश्लेषण। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? इनमें से आएगा आपके प्रत्यक्षीकरण। कौन सा आएगा? प्रिस्क्रिप्शन, प्रत्यक्षीकरण। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राय उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? कॉर्थवॉल, बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मेगर या गाइनो? अब इसमें से देखो क्या है, ये आपका क्या है, एक बोनस क्वेश्चन है। ये क्या है आपका, एक बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन है। इसमें से किसको मिला था, सबको क्या मिला था, बोनस मार्क मिला था। इसमें देखो कहाँ पे गलती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती है। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता ना कि शैक्षिक उद्देश्य और प्राय उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर इसमें निकल सकता था। लेकिन फिर भी क्या था, इसमें वो ऑप्शन नहीं था। फिर भी क्या था, इसमें वो आपका ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मान्य नहीं था। ये इसलिए यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे त्रुटि थी। देन उसके बाद क्या था कि इसमें वो वाला ऑप्शन भी नहीं दिया। अगर मान लो इसको भी हटा देते हैं तो भी ये वाला क्वेश्चन राइट नहीं होने वाला था, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन था ही नहीं। देन चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसमें से कौन सी नहीं है, बाल्य केंद्रित विधि कौन सी नहीं है? बाल्य केंद्रित विधि इसमें से नहीं है लेक्चरर विधि, व्याख्यान विधि। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन एक नाम और देते हैं, इसको अपन भाषण विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भाषण विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे अपन इनको, भाषण विधि भी बोल सकते हैं। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? टीचिंग, शिक्षण अपूर्ण एवं विशिक्षण, व्यय साध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, वास्तविक जीवन से संबंधित। प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है, क्या नहीं है, वास्तविक जीवन से संबंधित। वास्तविक जीवन से संबंधित क्या नहीं है, प्रोजेक्ट विधि का कोई दोष नहीं है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी मैन स्टेप्स आर फॉलोड इन प्रोजेक्ट मेथड? परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? परियोजना विधि में क्या होता है, कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो क्या हो गया, एक, उसके बाद ऑप्शन आपका 4, 6 या 10। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा 4। इसमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा, 4। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद रहेगा निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, जांच सूची, रेटिंग स्केल या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें क्या नहीं होगा आपका, इसमें नहीं होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें से गुणात्मक परीक्षा नहीं है, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट, और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, आपने बहुत आजकल बहुत नाम सुन रखा होगा, डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र, बुलेटिन बोर्ड या चित्र विस्तारक यंत्र या फ्लैनेल बोर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है, इसमें है कि जो ये वृत्त चित्र है वो वाला आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखो चलते हैं अपन नेक्स्ट, अपना जो क्वेश्चन है वो यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए, जो भी सॉल्यूशन के साथ में लेके आई हूँ, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपको नया टॉपिक आगे चाहिए, आप उसका क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि मैम ये वाली चीज़ अपन हमें आगे चाहिए, या जो भी कंटेंट रहता है, जो भी आपको टॉपिक नया पढ़ना है मेरे से, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन और कोई क्वेश्चन पेपर है जो आप चाहते हो कि मैम आप ये वाला साइंस का क्वेश्चन पेपर है, इसका भी आप सॉल्यूशन लेके आओ, विथ सॉल्यूशन लेके आओ इसके आंसर की आप, तो वो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगी। आई होप ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सेशन ज्वाइन किया। मिलते हैं अपन एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ कल फिर से। धन्यवाद, थैंक यू।